हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि यूनिट 15 से ली गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिजीज का नाम है हमारा एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस के अंदर हम देखते हैं कि एक ऐसी प्रॉब्लम होती है हमारी। तो एंडोमेट्रियोसिस की सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस जो है किस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो एंडोमेट्रियोसिस जो होती है ये एक अबनॉर्मल proliferation of the uterine endometrial tissues outside the uterus. Endometrial cells are cells that shed each month during menstruation. तो भाई ये एक इस तरीके की प्रॉब्लम होती है जो कि एंडोमेट्रियोसिस जो है हमारे जो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम्स जो हमारी होती है, एंडोमेट्रियल से जो हमारी टिश्यूज होते हैं ना, एंडोमेट्रियल्स जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो अबनॉर्मल तरीके से बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या हो जाता है, प्रोलाइफरेशन हो जाता है, यानी कि अब नॉर्मल तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और एंडोमेटेरियल्स के जो सेल्स होते हैं वो एक इस तरीके के सेल्स होते हैं, हमारे एंडोमेट्रियम्स के अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं वो इस तरीके के सेल्स होते हैं जो कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, तो हर महीने जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा तो वो झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम्स होती है हमारी यूट्रस की कि भी एंडोमेट्रियल्स जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो नॉर्मल तरीके से बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे और उसके अंदर ऐसे सेल पाए जाते हैं जो सेल से, जैसे कि हर महीने जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, पीरियड्स आते हैं फीमेल्स के अंदर, तो उसके दौरान जो है वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया इट ओकर फ्रीक्वेंटली अमंग वुमेन्स इन द जनरल पॉपुलेशन। The most common symptom include infertility और डिस्पेरेनिया एंड द chronic pelvis pain। तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई ये जो हमारे जितने भी औरतें होती है ना, जितनी भी महिलाएं होती हैं उनमें अक्सर ये जो प्रॉब्लम है पाई जाती है अमंग वुमेन्स ऑफ जनरल पॉपुलेशन। तो भी जितनी भी हमारी जनरल पॉपुलेशन यानी कि आम आबादी होती है ना महिलाओं की, उनके अंदर ये प्रॉब्लम पाई ही जाती है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो क्या इंक्लूड है इसके अंदर, मोस्ट कॉमन सिम्टम हमारे दिखते हैं। एक तो इनफर्टिलिटी, भाई बांझपन की समस्या हो जाती है, या फिर इसके अंदर हमारी आ जाती है जैसे कि डिस्पेरेनिया। इन्होंने बताया डिस्पेरेनिया में कौन सी समस्या हो जाती है, जिसमें संभोग में कठिनाई होती है। ठीक है, तो एक तो हमारा जो है कोरोनिक पेल्विस पेन, और जो पेल्विस का एरिया होता है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो डिस्पेरेनिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, बांझपन स्टार्ट हो जाता है और पेल्विस एरिया में पेन रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये आम आबादी है जो हमारी औरतों की, उनके अंदर ये सिम्टम पाया जाता है और ये समस्याएं औरतों में देखने को मिलती हैं। तो हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम एक बार चेक करेंगे कि कौन सी समस्या होती है जो कि हमारी एंडोमेट्रियोसिस बोली जाती है। तो देख सकते हैं ये हमारी फॉलोपाइन ट्यूब है, ये दोनों तरफ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये ओवरीज है हमारी दोनों तरफ, और ये हमारी अबनॉर्मल जो है प्रोलाइफरेशन है यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यूज का। तो ये हमारा क्या है, देख सकते हैं हम, ये वाली चीज है जो एंडोमेट्रियल्स यानी कि हमारी वाल है, और ये हमारी अबनॉर्मल जो है प्रोलाइफरेशन है। ये देख सकते हैं इसके ऊपर से जो दिखाई दे रहे जो डॉट्स हैं ब्लैक ब्लैक, ये जो हमारे दिखाई दे रहे हैं ये हमारी अबनॉर्मल प्रोलाइफरेशन है, यानी कि टिश्यूज जो है अबनॉर्मल तरीके से बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नॉर्मल तरीके से टिश्यूज बढ़ भी रहे हैं और जो ये जो होते हैं अब ये बढ़ जाते हैं, तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो उनके साथ फिर ये झड़ना भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी इस जो प्रॉब्लम्स के अंदर है वो रहती है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया रिस्क फैक्टर ऑफ इटियोलॉजी। तो इसमें जो खतरे की जो चीजें होती हैं या फिर जो इसके रीजन होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज इन स्टिमुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो हमारा जो हार्मोन्स होता है अगर उसका वो ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का ज्यादा स्टिमुलेट हो जाने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्क्रीज प्रोजेस्टेंस, तो इसमें जो हमारी प्रोजेस्टेंस जो होता है वो कम करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन में बढ़ने का होता है और जिसमें जो हमारा प्रोजेस्टेंस होता है उसको कम करता है, ये बढ़ेगा इसको कम कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है जैसे कि हमारी रिट्रोग्रेड हो जाता है मेंस्ट्रुएशंस। तो इसमें जो मासिक धर्म होता है यानी कि मेंसेस जो होती हैं तो वो हमारा रिट्रोग्रेशन हो जाता है उसका, वो हमारा जो है अनियमित हो जाता है यानी कि ज्यादा बढ़ जाता है उसमें। और इंक्रीज रिस्क ऑफ द सिबलिंग से आल्सो वुमेन्स। तो जिन औरतों के अंदर हमारा जो मानसिक धर्म यानी कि जो हमारी किसी भी प्रकार की जो चीजें होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, तो इसमें ये जो साइकिल होते हैं वो छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वुमेन्स के अंदर ये साइकिल छोटे हो जाएंगे यानी कि सिबलिंग आल्सो वुमेन्स इंक्रीज रिस्क। तो ये हमारा और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है महिलाओं के अंदर, जो मासिक धर्म जो मानसिक चक्र जो है वो छोटे होते हैं और जो इनकी अवधि है वो लंबी होती है। ठीक है, अवधि लंबी रहेगी और साथ में क्या हो जाएगा, और उनकी जो साइकिल ऑफ द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग शॉर्ट मेंस्ट्रुएशन कैसे किस तरीके से दिक्कत होगी, और जो इससे क्या हो जाएगा, सिबलिंग यानी कि जो उनकी सहेलियां होती है उनको भी दिक्कत हो सकती है इस तरीके से इन्फेक्शन के वजह से। देखो कहने का मतलब ये है कि भी इसमें प्रॉब्लम्स क्या रहती है, इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि भी इसमें जो साइकिल है वो तो छोटा होगा और लंबे समय तक चलेगा। अगर मान लो साइकिल 10 दिन का 15 दिन का है तो 15 दिन के बाद फिर आ जाएगा। 15 दिन का साइकिल चला है तो फिर वो बहुत ही जल्दी उसी डेट को वो बहुत जल्दी डेट आ जाएगी, तो फिर ये तो बहुत ही लंबाई चलेगा। तो वो साइकिल बहुत लंबे होते हैं जो कि जल्दी जल्दी हमारे साइकिल छोटे हो जाते हैं। जैसे किसी का 25 दिन का साइकिल है, किसी का फिर 20 दिन का है, या किसी किसी को प्रॉब्लम होती है तो 20 दिन से कम का भी साइकिल हो जाता है, 15-15 दिन का भी साइकिल हो जाता है। तो उसमें मेंस्ट्रुएशन चलते रहते हैं और सिबलिंग जो होती है उनको भी खतरा बढ़ जाता है। साथ रहने वालों को क्या हो जाता है, खतरा इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है, और जो उसका मेंटल प्रोसेस होता है, जो मूड होता है वो भी उनको झेलना पड़ता है। इस तरीके की कंडीशन भी हो जाती है ऐसी चीजों में।
तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इसमें आ जाएगा पेल्विस पेन ड्यूरिंग मेंसेस। तो भाई मेंसेस के दौरान पेल्विस पेन है, पेल्विस का जो एरिया होता है उसमें किसी प्रकार का दर्द तो नहीं है, ये चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है डाइजो जो हमारा पेरिनिया आ जाता है। तो भाई डाइजो पेरिनिया जो हमारा होता है उसके अंदर हमारा क्या होगा, डाइजोपेरिनोनिया में हमारा आ जाएगा जैसे कि हमारा किसी भी प्रकार का जो परसिस्ट हो जाता है रिकरेंट जो जेनिटल्स जो पेन होता है, यानी कि हमारा जो वहाँ का जो एरिया होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या फिर किसी भी तरीके से हमारा थोड़ा बहुत जो संबंध बनाते हैं तो उसमें अगर बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द हो जाता है तो वो कंडीशन हमारी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा आ जाता है इसमें परसिस्ट क्वालिटी जो हमारी हो जाती है। तो परसिस्ट क्वालिटी के अंदर जो हमारी चीजें आएंगी वो आ जाती है जैसे कि इनफर्टिलिटी, बांझपन। ठीक है, तो जो लगातार चलता रहता है, और इसमें इरेगुलर ऑफ द हैवी मेंस्ट्रुएशंस ब्लीडिंग हो जाएगी, यानी कि जो ब्लीडिंग होगी तो मासिक धर्म जो होगा वो इतना ज्यादा चलेगा कि वो बंद ही नहीं होगा। ठीक है, हेमिचूरिया आ जाएगा, डाइजूरिया आ जाएगा, फ्लैंक पेन आ जाएगा, यानी कि जो यूरिन पास आउट करके आते हैं ना उसमें भी खून आना स्टार्ट हो जाता है, और पेशाब करते टाइम दर्द भी होता है, और इसमें जो है कमर में भी दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये सारी समस्याएं भी इसके अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। ये चेक करनी है, पेशेंट से पूछे जाने वाली चीजें हैं ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर। लो बैक पेन भी हो जाता है, कमर में नीचे की तरफ दर्द होना, और पेनफुल डिफेक्शन भी हो जाता है, यानी कि स्टूल पास आउट करते हैं, जब मल त्याग करते हैं या स्टूल पास आउट करते हैं तो भी पेन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा जैसे कि डाइजा मेनियोरिया। ठीक है, तो भी जो डाइजा मेनियोरिया जो हमारी कंडीशन होती है, डाइजा मेनियोरिया के अंदर हमारी चीजें आ जाती हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम होती है डाइजा मेनियोरिया में, इसमें क्रैम्पिंग आनी स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुअल पेन के अंदर। क्रैम्पिंग का मतलब समझते हैं ना, बहुत ज्यादा पेन होना, ऐठन हो जाना, और जो कि मतलब कि क्रैम्प आते हैं, बहुत ज्यादा खिंचाव हो जाती है, मसल्स के अंदर अकड़न वगैरह हो जाती है, तो वो वाली समस्या इसके अंदर ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, डायज़ामेनोरिया के अंदर जो आएंगे वो क्रैम्प आ जाते हैं हमारे बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ये जो हमारे हैं ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर देखी जाने वाली हमारी चीजें हैं। तो देखते हैं इसमें, नेक्स्ट आगे समझते हैं। हो जा बंद। तो भाई इसमें डायग्नोज एवोल्यूशंस के अंदर हम देखेंगे तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर हमारी सारी की सारी जो हमारे डायग्नोज जो लेने हैं वो सारी की सारी चीजें देखी जाएंगी, जैसे कि पेल्विस और रेक्टल एग्जामिनेशन। तो पेल्विस का जो एरिया है, रेक्टल का जो एरिया है उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा इन्फेक्शन को देखने के लिए। लेप्रोस्कोपी की जाएगी ताकि अंदर की कंडीशन जो है उसका बारे में जाना जा सके। अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ये भी अंदर की कंडीशन को जानने के लिए किया जाता है। और भाई इसमें रेक्टोवेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, ये भी जानने के लिए किया जाता है। सीटी स्कैन किया जाता है, और इसमें बैरियम एनीमा जो होता है वो भी हमारा दिया जाता है अंदर के इन्फेक्शन को कम करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर आ जाती है। और फिर आ जाती है हमारी मैनेजमेंट इसमें आगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारी कौन सी आ जाती है, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है डेंजोल्स। तो डेंजोल्स जो है वो हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी सिंथेटिक एंड्रोजन होती है जो कि यूट्रस को की जो ग्रोथ होती है ना उसको रोकने का काम करती है, सुप्रेस ऑफ द एंडोमेटेरियल्स ग्रोथ। तो ये हमारी जो एंडोमेटेरियल्स की जो ग्रोथ होती है, यूट्रस की जो ग्रोथ होती है उसको रोकने का काम ये करता है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है प्रोजेस्टिन, जैसे कि मेंड्रोक्सी और प्रोजेस्ट्रॉन इसको बोला जाता है। तो ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है हमारा हाइपोसेट्रोजेनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, जो वहां का शांत वातावरण होता है वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम करता है। ठीक है, तनाव को उसको कम करने का काम करता है। गोनाडोट्रोपिन आ जाता है। गोनाडोट्रोपिन जो है वो रिलीज हार्मोन्स है, यानी कि इंजेक्शन ड्यूरिंग 6 मंथ के पीरियड में ये हमारा लगा जाता है। रिलीजिंग जो हार्मोन्स होता है उसके अगेंस्ट ये काम करता है हमारा। NSAID आ जाता है, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एसिडिक जो हमारे जो ड्रग्स होते हैं उनके अंदर हमारी कौन सी आ जाती है, आइबुप्रोफेन आ जाती है, और हमारे आ जाती है इसके अंदर मेफेनेमिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे दिए जाते हैं। और हार्मोनल्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं वो इसमें दिए जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव का तो पता है, जो गर्भ निरोधक होते हैं हमारे हार्मोन्स वो दिए जाते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारी कौन सी चीज करते हैं, इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है, प्रेफर्ड से प्रोड्यूस टू रिमूव इम्प्लांट्स एंड लाइसिस ऑफ एडनेसिन नॉट क्यूरेटिव हाई रिसेंस रेट। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो प्रेफर किया जाता है, इसमें जो प्रोसीजर किया जाता है, इसमें जो इम्प्लांटेशन होती है उसको रिमूव किया जाता है, जो रिमूव किया जाता है। और इसमें जो एडनेसेंस होता है नॉट क्यूरेटिव, तो इसमें जो एडनेसेंस क्या होता है, पेट के अंदर जो रेशेदार जो स्कार हो जाते हैं ना उनको बोला जाता है। तो उनको जो है रिमूव किया जाता है। और नॉट क्यूरेटिव तो उनको क्योर करना, यानी कि उनको जो कंट्रोल नहीं कर सकते हम, हाई रिसोर्सेज रेट इसका रहता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उच्च दर रहती है कि उनको क्योर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर फिर रिमूव करने का ये चांसेस हमारा रहता है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर और भी है एक्स्ट्रा। तो इसमें हमारी जो नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट आ जाती है उसमें हमारी आ जाती है लेप्रोटॉमी। तो लेप्रोटॉमी के अंदर क्या किया जाता है, फोर सीवियर एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, तो इसमें फोर सीवियर जो एंडोमेट्रियोसिस का मतलब हो जाता है, जो गंभीर एंडोमेट्रियोसिस प्रॉब्लम जब होती है तो हमारी लेप्रोटॉमी की जाती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाए, जब इन्फेक्शन या फिर कोई भी चीज जो है जो ड्रग से या दवाई से काम नहीं चलता है, तो फिर ये हमारी जो कंडीशन होती है अपनाई जाती है लेप्रोटॉमी की। नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है हेस्ट्रोटॉमी।
तो हिस्टेरोटॉमी में क्या हो जाता है, इफ फर्टिलिटी इज नॉट डिजायर्ड एंड सिम्टम्स आर सीवियर ओवरी एंड कैन आल्सो रिमूव। तो भी हिस्टेरोटॉमी में क्या आ जाता है, हिस्टेरोटॉमी में आ जाता है कि पूरी जो यूट्रस होती है ना उसी को निकलवा दिया जाता है। और फर्टिलिटी इज नॉट डिजायर्ड, अगर फर्टिलिटी नहीं चाहिए यानी कि उसको प्रजनन प्रोसेस नहीं चाहिए यानी कि बच्चे नहीं चाहिए हैं और समस्या काफी गंभीर है और लक्षण भी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, तो जो ओवरीज वगैरह होती है उनको भी रिमूव करवा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी सर्जरिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारी आती है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारी क्या आ जाएंगी, नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाएगा कि इसमें मसाज द एब्डोमिनल एरिया दैट फील पेन फॉर द रिड्यूसिंग पेन। तो भी पेन को कम करने के लिए जिस एरिया में पेन फील हो रहा है उसमें मसाज कराएं, पेट के ऊपर का जो एरिया होता है उसमें। तो ये नर्स की मैनेजमेंट है, नर्स किस तरीके से पेशेंट को राहत देती है। तो इसमें जो मसाज की जाती है वो हमारे एब्डोमिनल एरिया के अंदर की जाती है, पेट के ऊपर मालिश की जाती है जहां पर भी किसी प्रकार का दर्द हो रहा हो। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेट करवाने हैं आपने या प्रोवाइड करवाने हैं जो हमारे नॉन स्टेरॉइड जो ड्रग्स होते हैं जो पेन को रिड्यूस करेंगे और यूट्रस के अंदर होने वाला जो कॉन्ट्रैक्शन संकुचन है उसको भी कम करने का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने एसेस करना है पेशेंट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन से ऑफ सेल्फ है। तो भाई रोगी को जो हमारा जो पेशेंट होता है उसको जो अपने आप के बारे में जो आंकलन जो किया जाता है यानी कि अपने आप के बारे में जो उसके परसेप्शन होते हैं वो आप लेने के लिए उसको बोलोगे कि वो अपने बारे में क्या सोच रहा है, वो कैसा फील कर रहा है, उसे अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में आप बोलेंगे नोट एनी वर्बलाइजेशन एंड नॉन वर्बलाइजेशन से ऑफ द रिगार्डिंग हिम। तो आप उसको अपनी जो उसको फील हो रहा है उसके बारे में उसको करने के लिए बोलेंगे, उसके बारे में कोई भी मुंह से बोली जाए चीजें वर्बलिंग या फिर नॉन वर्बलिंग जो हमारी चीजें होती हैं वो सारी की सारी नोट करनी है आपने। ठीक है, तो क्या नोट करेंगे वर्बलाइजेशन और इन नॉन वर्बलाइजेशन के अंदर हमारा हो जाता है कि जो चीजें वो बोल पा रहा है और जो चीजें वो नहीं भी बोल पा रहा है वो भी आपने नोट करना है। ठीक है, वी शुड इंकरेज पेशेंट टू वर्बलाइजिंग फियर एंड द कॉन्सियस। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, क्या करना चाहिए, क्या इंकरेज करना है, तो हमें इंकरेज करना चाहिए, जो नर्स होती है उसको इंकरेज करना चाहिए पेशेंट को कि भाई वो बोल करके सारी चीजें जो उसका डर है या जो चीजें उसके अंदर है जो चिंता है उसके अंदर है वो सारी की सारी चीजें जो है व्यक्त करे, बताए। इट कैन हेल्प रिड्यूस एंजाइटी। तो ये क्या कर सकती है, ये उसकी मदद कर सकती है उसकी बेचैनी को दूर करने में। ठीक है, प्रमोट टू टेक न्यूट्रिशनल डाइट, और जो हमारी जो पोषक जो डाइट है उसको प्रमोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आपने एडमिनिस्ट्रेटेड एंटीबायोटिक एज द प्रिस्क्राइब। तो जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं एंटीबायोटिक वो एडमिनिस्ट्रेट कराने हैं, वो आपने देने हैं पेशेंट को। टीच अबाउट प्रॉपर टाइम मेथड्स टू टेक प्रिस्क्राइब्ड ऑफ मेडिकेशन। तो वही टीच अबाउट यानी कि आपने अच्छे से सिखाना है कि वो दवाइयाँ कैसे प्रॉपर टाइम पे उसने दवाइयाँ लेनी है, उसके मेथड उसके तरीके क्या हैं और जिस तरीके से प्रिस्क्राइब की गई है मेडिकेशन उसी तरीके से उसको लेनी है। ठीक है, तो सारा सब कुछ बताना है कि दवाइयाँ कब कब कैसे कैसे उसके तरीके से लेनी है जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया वही। तो नर्सिंग डायग्नोज के अंदर इसमें आ जाता है, जब नर्सिंग डायग्नोज आपने लेना है तो आप क्या देखेंगे उसके अंदर आपने देखना है अक्यूट एंड क्रॉनिक पेन रिलेटेड टू हार्मोन स्टिमुलेशन से ऑफ द एडनेसेंस। तो इसमें वही जो अगर किसी भी प्रकार का पहले से पेन है या थोड़े टाइम से जो पेन से रिलेटेड जो हार्मोनल जो स्टिमुलेशन हमारी चीजें होती हैं या फिर कोई फाइबर से रिलेटेड हमारी जो इंटरनल जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी आपने डायग्नोज के अंदर देखनी है। वो सारी चीजें आप चेक करेंगे। लो सेल्फ स्टीम देखेंगे रिलेटेड टू लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, चेंज ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन के चेंज हो जाने की वजह से अगर रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन जो क्रिया होती है प्रोसेस होती है अगर उसकी कैपेसिटी कम हो गई है पेशेंट के अंदर तो उससे रिलेटेड अगर उसका आत्मविश्वास कम हो गया है तो उस पर ध्यान देंगे और उसका पूरा सहयोग करेंगे। और सेक्सुअल डायफंक्शन से रिलेटेड चेंज द बॉडी फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर्स, और उसको सेक्सुअल जो उसके फंक्शन होते हैं अगर वो कम हो रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ बदलाव आए हैं बॉडी के अंदर शरीर के अंदर कुछ फंक्शन और स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान देना है, उस पर भी सारा का सारी आप विवरण लेंगे। और फटीग रिलेटेड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, और ज्यादा ब्लड लॉस यानी कि ज्यादा ब्लड की कमी हो जाने की वजह से नुकसान हो जाने की वजह से जो थकावट रहती है उस पर भी आपने ध्यान देना है। तो इसमें आगे बताया गया है नोट फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ अबो नर्सिंग डायग्नोसिस रेफर पेज। तो भाई वो उसके अंदर दिया गया है लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस है हमारे, तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। तो कॉम्प्लिकेशन में एक तो आ जाती है हमारी सबसे पहले इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन है तो बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। और जो सिस्ट वगैरह अगर होगी है, सिस्ट वगैरह का टूटना तो वो ज्यादा समस्या हो सकती है। सिस्ट या गांठ वगैरह हो जाती है वो जो टूट जाती है तो वो भी हमारी इन्फेक्शन को ज्यादा बढ़ा सकती है। और डाइजापेरेनिमिया जो हमारी हो जाती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो बहुत ज्यादा पेन होता है वो समस्या अगर है। और बावल ऑफ यूरेथर ऑब्स्ट्रक्शंस, तो वही जो हमारी जो कि आंत वगैरह जो हमारी होती है बड़ी आंत जो होती है जिसको बावल बोलते हैं, या फिर यूरेटर्स होती है यानी कि यूरिन पास आउट करने वाली यानी कि यूरिन बनकर जिनमें से आता है जो हमारी नलियां होती हैं उसमें अगर किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है तो ये हमारे इन्फेक्शन भी करती है और कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा करती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हमारे रिस्क में भी आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारी ये जो डिजीज है ये यहीं पर होती है हमारी कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज और नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।